हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए फेडरल बजट लेके आए हैं 26 27 का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की हुकूमत ने पेश की है और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच की है नेशनल असेंबली के अंदर। इस बजट में जो आज हम बात करेंगे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हम ज़्यादातर बात करेंगे। इनकम टैक्स में उन्होंने क्या चेंजेस लाई हैं, क्या चीज़ें तब्दील की हैं, उसके हवाले से बातचीत होगी। इनकम टैक्स में जब जाते हैं तो ये आपके सामने अमेंडमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। इसमें सबसे बेहतर जो बेसिक चीज़ें वो बात करेंगे जो एक टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी होती हैं और एक आम लेमैन के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए जो मिनिमम मोटी बातें याद रखना ज़रूरी है। सेक्शन 2 हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, जिसमें डेफिनेशन मतलब तारीफ़ें बताई की जाती है, मतलब बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। एक उन्होंने नई टर्म ऐड की है 1 क्लॉज के तहत, अल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज़्म। ये मैकेनिज़्म की डेफिनेशन 134 बी के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन की है। 134 बी के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सिंपल मैं यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि ये एक नया मैकेनिज़्म लेके जा आ रहा है FBR के। आज के बाद से जो असेसमेंट होगी वो एक मैकेनिज़्म होगा और इसमें ये ज़्यादातर ये कोशिश करे कि फेसलेस होगा और जो मैकेनिज़्म होगा उसमें सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा आवाम को। वो उसको ऑफिसर से मिलने की भी ज़रूरत नहीं होगी और डायरेक्ट वो अपना, अगर उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपकी ये असेसमेंट बनती है, आपने ये चीज़ गलत की है और हमारी तरफ से ये रिकॉर्ड बनते हैं, तो आपस में हमारे साथ सेटलमेंट करें कि ये चीज़ सही है तो उसके मुताबिक टैक्स पाए। उसके बाद एक नई क्लॉज ऐड की है अमेंडेड असेसमेंट। क्लॉज 5 के अंदर ये अमेंडेड असेसमेंट का वर्ड था, उसको सब्सिट्यूट किया गया, मतलब वही अमेंडेड असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद और भी मज़ीद क्लासेज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और असेसमेंट जो इसमें है उसमें ज़्यादातर वो बात करेंगे। इसमें एक क्लॉज आई इन्होंने ऐड की है 35 है। नेशनल फेसलेस सेंटर एक इस्टेब्लिश होगा, उसकी भी डेफिनेशन 227 डी के अंदर एक्सप्लेन की गई है। उसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि 227 डी कहता क्या है। मतलब सिंपल ये कहने की कोशिश है कि इस डेफिनेशनों के थ्रू ये जो भी मैंने आपके सामने एक अल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म बताया है, क्लॉज 5 के अंदर जो फेसलेस असेसमेंट है और नेशनल फेसलेस सेंटर, ये किस्म का असेसमेंट का नया मैकेनिज्म आ रहा है, नया ऑपरेटिंग टूल आ रहा है जिसके ज़रिए असेसमेंट होगी। ऑफिसर को इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, या ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म देगा। और इसमें आपके साथ जो सेटलमेंट होगी या आप जो चाह रहे होगे या ऑफिसर जो आपके अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑनलाइन चल रही होगी उसके मुताबिक आपका होगा। उसके बाद सर इसमें बहुत एक ये छोटी मोटी डेफिनेशन है। उसके बाद बहुत मेजर रिलीफ दी है इन्होंने। मेजर रिलीफ सर क्या दिया इन्होंने, 4A एक सेक्शन था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये सेक्शन आम बंदा, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ और एक आम बंदा हूँ, मैं सैलरी हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं सैलरी पर्सन हूँ और मैं कमा रहा हूँ 10 मिलियन से ऊपर कमा रहा हूँ, तो मैंने क्या करना होता था, जब मैं सैलरी तो दे रहा हूँ, सैलरी पे टैक्स भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे एक सरचार्ज देना होता था, एक एक्स्ट्रा टैक्स भी देना होता था मुझे। तो वो इन्होंने ख़त्म किया है, सैलरी पर्सन के लिए ख़त्म कर दी है लेकिन आवाम के लिए नहीं ख़त्म किया। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 4AB अगर हम करते हैं, इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस, ये जो हमारे रिसेंट है ये सर, यहाँ पे आप देखेंगे ये सर आपके सामने 4AB है। ये क्या था कि अगर सैलरी परसेंट है तो पहले डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर नो सरचार्ज नो मिले। ये आपके आम AOP है तो उसके ऊपर रेट ऑफ 10% लगा हुआ था, 10% था। ये तो अभी तक लागू है। इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया सैलरी पर्सन को, क्योंकि सैलरी परसेंट ये बहुत से लोग इन पे तंज भी कर रहे हैं और हम आगे जाके आपको बताएंगे भी कि सैलरी रेट में भी इन्होंने जो हायर सैलरी परसेंट हैं उनको ही बेनिफिट दिया है, आम लोकल बंदे को नहीं बेनिफिट दिया। तो इन्होंने तकरीबन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो 10% था वो ख़त्म किया है।
और जो सैलरी वाले ये देखें, सैलरी को एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर 9% था, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये एक बेसिक इन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर, मतलब सैलरी पर्सन को उन्होंने बेनिफिट कर दिया। ये आपके सामने है सेक्शन 4A-B। उसके अलावा सर इसमें एक और बेहतर चीज़ इन्होंने जो ऐड की है ना सेक्शन 6A के तहत, सेक्शन 6A में क्या था कि इन्होंने अभी एक नया ऑप्शन ऐड किया है। सेक्शन 6A होता क्या था कि भाई जो हमारा सेक्शन 6A था ना वो असल में रिलेटेड था, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी एक बात आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेक्शन 6A हमारा था टैक्स ऑन पेमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हम ये जो अक्सर सर आप लोग देखते हैं कि आजकल लोग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ कोरियर या TCS के थ्रू अपना माल सप्लाई करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और मेरा माल TCS, मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी हूँ, मैं अपना माल बेच रहा हूँ, TCS वाले जब उसको मेरे कस्टमर को माल देंगे, अब वो कस्टमर पैसे कैश में देता है TCS वाले को या बैंकिंग चैनल के ज़रिए देता है। जब वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए देता है तो इसके ऊपर एडवांस टैक्स था, बैंकिंग चैनल के ऊपर है तो TCS वालों ने 1% काटना होता था। जब भी उस पेमेंट को, मिसाल के तौर पे मैं कंपनी हूँ, मुझे जब पैसे देंगे तो 1% काट के मुझे मेरे नाम का जमा करवा के करेंगे, और 2% कैश ऑन डिलीवरी था। इसका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये हुआ ये है कि ये पहले कानून था। अब इन्होंने ये किया है कि भाई ये कानून उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जिसका टर्नओवर 200 मिलियन से ज़्यादा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी जिसका 200 मिलियन से ऊपर एक्सीड करेगा उसने ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आपको मैं अंदाजे के तौर पे एक छोटा सा सेक्शन 6A भी बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये सेक्शन 6A होता था, और अगर इसको हम मज़ीद आपको बताने के लिए करते हैं, सिर्फ होल्ड कीजिएगा 8 मिनट। ये देखें डेट, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुराने रेट है क्या थे। ये आपके सामने डिजिटल रेट 1% था और कैश ऑन डिलीवरी 2% था। लेकिन इसको क्या किया इन्होंने, अभी ये लिमिट को कम अज़ कम, लिमिट तो बरकरार है लेकिन 200 मिलियन जिनका टर्नओवर है उन्होंने ये करना है। उसके बाद सर इन्होंने 7(6) के ज़रिए टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ये सिंपल आप इसको ये समझें कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो कर रहे हैं ना, जब भी मैंने एक अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है, अगर मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस 1 साल की करवाई हुई है तो जब मुझे पैसे मिलेंगे तो उसके ऊपर ये लोग टैक्स काटेगी इंश्योरेंस कंपनियाँ, ठीक है। और ये सिंपल इस वाले में इन्होंने बात करने की कोशिश की, मतलब 2026 में अगर किसी को दे रहे हैं फॉरटेक्स, ये 2026 मतलब जून के महीने में भी अगर किसी को देंगे तो ये उसके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन इसमें ये चीज़ें क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर 1 साल के तक अंदर आप लेते हो तो 15% इन्होंने आगे रेट है। हम आगे जाके 7G के जब रेट के ऊपर आएंगे ना, यहाँ पे सिंपल ये है कि भाई जो भी मैंने इंश्योरेंस करवाई है, जब मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे अगर 1 साल के अंदर हैं तो 15% है, और अगर 1 साल से 7 साल के दरमियान में है तब भी रेट है। अगर 7 साल बाद मैं ले रहा हूँ तो फिर उसके ऊपर रेट नहीं होगा। इसमें सिर्फ कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट करार दिया गया है। अगर एक बंदा डेथ हो गया है, जिसकी पार्टिसिपेंट है उसकी डेथ हो गई है, उसके से जो मिलेगी वो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। और डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट जो डिसेबल हैं या मतलब थोड़े से माजूर हैं या जो भी बहरहाल है, कुछ होते हैं जितना हमारे बुज़ुर्ग हैं तो अक्सर कमा नहीं पाते, तो डिसेबिलिटी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो अकाउंट फॉर कर देते हैं। ये चीज़ें उन्होंने किया और उसके अंदर जो टैक्स है वो फाइनल टैक्स कहलाएगा। उसके बाद सर सबसे बड़ी, उसका बड़ी जो अभी तक तो नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आगे आएगी। तो इसमें हम सेक्शन 21 देखते हैं सर। सेक्शन 21 के अंदर एक चीज़ इन्होंने ऐड की है, पहले कुछ और था उसको सब्सिट्यूट किया है।
सब्स्टिट्यूट क्या किए कि भाई अगर एक बंदा है जिसको इंटीग्रेटेड मतलब अपना सिस्टम लगाना था, वो सिस्टम नहीं लगाया हुआ, उसका 5% एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया गया ना, वो एक किस्म का डिसअलाउ होएगा। यहाँ पे मैं पढ़ के अप टू 5% ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम बाई एनी पर्सन वो फेल टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ठीक है, जो बंदा अपना इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नहीं इंस्टॉल करता और एफबीआर के साथ मुंसलिक नहीं करता, तो वो उसके 5% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करके उसकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ मिनिमम टैक्सेशन की तरफ गया है। इसमें सिंपल से फी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन्होंने ये किया कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने रिड्यूस करेगी रेट विद होल्डिंग टैक्स, वो तमाम टैक्स जो मिनिमम नेचर के हैं, मतलब जो टैक्स मिनिमम टैक्स होता है, मिनिमम टैक्स का जो हमें समझ आती है और जो टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करती है ना, जो वायरस में आप रिटर्न फाइल करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि आप 6 लाख रुपए इनकम दिखाई मैंने मिसाल के तौर पे 7 लाख रुपए इनकम बताया लिखी मैंने, और मेरा टैक्स कटा हुआ है 15,000 रुपये मिनिमम कीमत में। तो जब मैं 7 लाख रुपए का इनकम दिखाता हूँ तो 6 लाख पे तो माफ़ है, एक समझे अगले 7 लाख पे 1 लाख रुपए मेरी इनकम का पे जो टैक्स बनता है उस पे बनता है 5,000 रुपये। तो 5,000 कैलकुलेट करवाता था, रिटर्न ये करती है ज़्यादातर। तो इन्होंने ये भाई सिंपल बात कहने की कोशिश की है कि मिनिमम टैक्सेस जो है ना, जो मिनिमम नेचर के हैं, अप टू 1% ऑफ बेसिक ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी, हर बंदे की बेसिक पे वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी और विद होल्डिंग टैक्सेस को 1% कम करेगी। उसके बाद सर इन्होंने टैक्स क्रेडिट, जो लोग टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, भाई वही बात है, जो पॉइंट ऑफ सेल लगाएगा, सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करेगा, उसको एफबीआर कह रही है कि भाई आप अगर लगाओगे ना, तो जो आपने लगाई है 10% ऑफ अमाउंट, इसमें इन्होंने सिंपल में आपको बताने की वजह 10% ऑफ अमाउंट एक्चुअली जो भी आपने इन्वेस्ट की है उसका वो आपको क्या कहते हैं टैक्स क्रेडिट देंगे, टैक्स क्रेडिट देंगे आपको। और क्या कहते हैं आपको ये नॉर्मल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, मतलब ये नहीं है कि मिनिमम टैक्स अगर आपका टर्नओवर टैक्स बनता है उसके अंदर एडजस्टमेंट हो, तो नॉर्मल टैक्स आपका बनता है उसके अंदर 10% की एडजस्टमेंट देंगे। और ये इन्होंने जो 10% का किया हुआ है ना, ये आपको बता दें, ये 10% ऑफ एक्चुअली अमाउंट इन्वेस्टेड के हवाले से इन्होंने किया। उसके बाद सर इन्होंने कुछ नया चीज़ तो कुछ नहीं की, 76 का एक सेक्शन है, इसके अंदर कुछ नई तब्दीली लेके आए। ये सर तब्दीली क्या लेके आए सर, अक्सर आप लोग नोट करते होंगे कि तमाम प्रोफेशनल लोग या जो भी लोग अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं, जब उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी विरासत के तौर पे मिलती थी तो अक्सर लोग ज़ीरो पे दिखा देते थे कि भाई मेरे लिए ज़ीरो वैल्यू। अब इन्होंने कम से कम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल को मिलेगी और अगर वो क्या कहते हैं फिर जिस टाइम भी उसको मिलेगी तो उसने फेयर मार्केट वैल्यू लगानी है अंडर सेक्शन 68। आप सिंपल ये समझें कि भाई फेयर मार्केट आपने बीआर के एक टेबल निकाल लेना जो इसका मार्केट वैल्यू का है, वो कम से कम आपने डिक्लेयर कर देने। अपना देखना है कि आपका हल्का, आपका तहसील, आपका वो ये अक्सर यूज़ करते हैं टिप्पा होता है, और इसमें वो क्या कहते हैं आपका मेल कौन सा है, मोज़ा कौन सा है, तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके मुताबिक आपने मतलब अभी आपने जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिलेगी उसको आपने जब भी आपको मिल गया उस साल की फेयर मार्केट वैल्यू पे डिक्लेयर कर देना। उसके अलावा इन्होंने कोई ख़ास चीज़ तो नहीं इन्होंने उसके अलावा की। उसके बाद हम चलते हैं, ये बेसिक चीज़ें ही हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, 99B के बारे में करते हैं। सर ये 1990B में इन्होंने क्या किया कि एक पहले लफ्ज़ था पेमेंट ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसका नाम बदल के रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग फिक्स टैक्स फाइलिंग ऑफ ऑडिट सेल बी सब्सिडी। ये आपने फिक्स टैक्स स्कीम सुनी है ना, ये उससे रिलेटेड मैटर है कि मतलब भी आपका जो 99B के अंदर जो आपका एक्सप्रेशन होता था उसको इन्होंने तब्दील करके 1990B है क्या था, स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर। तो उनके वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया कि भाई सिर्फ आपका ये चीज़ें नहीं फिक्स होंगी, आपका मतलब ये होगा कि आपने जो रेट दी है पेमेंट ऑफ टैक्स है इंक्लूडिंग फिक्स टैक्स दिया, जो ऑडिट है, इन सबको इंक्लूड उसमें कर दिया गया। उसके बाद सर हम चलते चलते बेसिक चीज़ पे आते हैं। सब ने सुना होगा सेक्शन 114, ये 114 है जो हम
सारा साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, साल के एंड पे जुलाई से सितंबर के दरमियान में फ़ाइल करते हैं, जिसमें हम अपना सारा बायोडाटा बता देते हैं कि भाई ये हमने पूरे साल में ये काम किए हैं। तो इसमें सर ये एक चीज़ इन्होंने ऐड क्या किया 2A, पहले ये था कि जो कंपनीज होती थी शायद वो SCCP में रजिस्टर्ड थी, SCCP में ही ज़्यादातर रजिस्टर होती हैं कंपनी जो भी हैं। तो उसमें ये था कि पहले इन्होंने कि लोग रिटर्न फाइल कर देते थे लेकिन अकाउंट्स नहीं लगाते थे, और काफ़ी लोगों को ये मसले भी थे कि FBR ऑडिटेड अकाउंट्स मांगना शुरू हो जाता है। वो कंपनी जिनके ऊपर ऑडिटेड अकाउंट की कंपल्सन भी नहीं है उससे भी ऑडिटेड अकाउंट मांगता है। तो इन्होंने बस ये किया कि भाई जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है ना, तो भाई मेरे उसके साथ आपने फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अलॉन्ग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच कर देनी है। ये है यहाँ पे आपको इन केस ऑफ कंपनी है, अगर 2026 की वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है तो भाई बहुत मेहरबानी करके इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ज़रूर लगानी है। उसके बाद सर इन्होंने सेक्शन 6 कोई ख़ास इसमें सब्जेक्ट सेक्शन 6B के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेक्शन 6B इन्होंने ऐड की है। इसमें इन्होंने ज़्यादातर पता है क्या बताने की कोशिश की है कि भाई if a taxpayer avail a settlement offered by algorithmic settlement mechanism, ये वही वाली बात है जो हमने ऊपर एक्सप्लेन की गई थी कि जो ये मैकेनिज़्म ला रहे हैं। इस मैकेनिज़्म में इन्होंने ये किया कि भाई इफ़ अ टैक्स पेयर अवेल द सेटलमेंट, जो मैकेनिज़्म ऑफ़र करेगा तो वो अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता है। इसमें आपको कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। टैक्स पेयर अमाउंट टैक्स पेयर के ऊपर जो सेटलमेंट है वो अमाउंट ऑफ टैक्स जमा कराए बगैर पेनल्टी के और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी यही चाहिए था। एक बंदे की असेसमेंट अभी हो रही है, आम रूटीन में यही होता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद ऑडिट हो रहे हैं मेरे भाई। ऑडिट आप लोगों ने शुरू किया है, BR ने शुरू किया है। उसमें अगर उसने कोई चीज़ ऊपर नीचे निकाली है, मेरे अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट बनती है या मैंने देना है, तो भाई मेरे से सिर्फ वो लिया जाए। ये कौन सा तरीके के मेरे से पेनल्टी भी ले ली जाए और 6 साल का डिफ़ॉल्ट भी ऐड करके मेरे से लिया जाए। इतना तो आवाम के पास भी पैसा नहीं है। और फिर जब एक बंदा देने के लिए भी पाबंद हो जाए ना, टैक्स पेयर कहता है मैं दे भी देता हूँ चल जो मेरा बनता है, तो पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट इतना लग जाता है कि वो फिर ना जमा करवा पाते हैं और वो वहीं का वहीं पड़ा होता है। फिर वो इंस्टॉलमेंट में लगा रहता है, कभी साल में 2 मरतबा इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है। फिर FBR इसको दोबारा इन्फॉर्म करती है या बैंक अटैच करती है तो फिर उसको दोबारा याद आता है। फिर इस तरीके से मामला चल रहे थे। और ये वही है कि जब भी आपको मैकेनिज़्म होगा सेटलमेंट आप करोगे तो रिटर्न आपकी जो 114 6 सब सेक्शन 6 है 114 का, उसके तहत ही आपकी रिटर्न रिवाइज होगी जो पुराना तरीकाकार है। उसके अलावा इन्होंने 122 फेसलेस ऑडिट एंड असेसमेंट, वही वाली बात मैंने आपको कहा कि एक ऑपरेटिंग नया टूल आ रहा है ऑडिट असेसमेंट इसके बगैर होगी। इसमें इन्होंने ज़्यादातर जो चीज़ें की हैं ना 177 के तहत जो ऑडिट हो या 214C के तहत या 111 के तहत, भाई इसमें आपने यहाँ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 2022(1) बगैर आपस में कम्युनिकेट किए फेसलेस होगी। मतलब कम अज़ कम अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि BR को अगर रिप्लाई जाएगा तो उसको कंसीडर करेगा। ये कहने का मतलब पहले तो ये हो रहा है कि रिप्लाई भी नहीं कंसीडर किए जा रहे, रिमाइंडर पे रिमाइंडर आते हैं, फिर वो कंप्लीटेड टास्क में जाया जाता है। फिर पता लगता है कि भाई फ़लाँ इंस्पेक्टर फ़लाँ असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस कंप्लीटेड टास्क के अंदर कहीं पे जाके पड़ा हुआ है। और फिर ना बंदे को पता लगता है कि भाई मुझे कोई नोटिस आया है ना पता। ये तो उम्मीद है कि अब सिस्टम बेहतर होंगे और असेसमेंट भी बेहतर होगी। और फेसलेस असेसमेंट स्पेसिफाई बोर्ड करेगा, ये बोर्ड अपने तरीके से इसको लेके चलेगा और इसकी ही हेडिंग के थ्रू होगी, ही हेडिंग होगी और ही हेडिंग वगैरह के थ्रू ये मामलात को चलेंगे। और ये इन्होंने बता भी दिया कि भाई ये हेडिंग होगी अंडर सेक्शन 227E भी एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो बताएंगे। उसके बाद सर इन्होंने एक मतलब नए जो ऑडिट टूल लेके आ रहे हैं ना, फेसलेस अपील भी इन्होंने बता दिया कि अपील के अंदर भी आप फेसलेस हो सकते हो, तो फेसलेस के थ्रू हियरिंग हो सकता है।
उसके बाद 133 ये इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी। सर इन्होंने इस वाले में ये बताने क्या क्या इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी होगी। पहले ये मसले थे सर, हम तो नहीं जानते कि हकीकत कितनी है, लेकिन जो मार्केट में सुनने में आता था कि कुछ अफसर रिटायर हो जाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको सर, मेरी बात को एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा कि जब भी ऑफिसर असेसमेंट कर लेते थे या किसी के असेसमेंट का फ़ैसला कर लेते थे और आगे वो अगले फोरम पे अपील नहीं फ़ाइल करते थे, तो उनके खिलाफ़ भी काफ़ी सालों बाद मामलात खड़े हो जाते थे कि भाई आपने फ़लाँ मसले में अपील क्यों नहीं दी। और हमारा एफबीआर भी आजकल कर यही रहे कि अपने मामलात से बचने के लिए हर चीज़ को अपील में जाई जा रहा है। मतलब एक असेसमेंट हुई है, उसका फ़ैसला अगर हमारे टैक्स पेयर के हक़ में आए तो उसने अपील करनी ही करनी है, मामला सही हो या ना हो। ये सर जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है सही भी होती हों, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया है। तो ये उन्होंने बताया कि भाई इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी होगी कि जब भी हाई कोर्ट में आपने या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस लगाने हैं जो टैक्स पेयर जो डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ फैसला हो गया है तो उसने अपील करनी है, तो भाई इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी उसका फ़ैसला करेगी, फिर आप केस लगा सकेंगे। उसके बाद सर इन्होंने मज़ीद क्या चीज़ ऐड करने की कोशिश की है। 134 बी पे चलते हैं। 134 ये जो सेटलमेंट मैकेनिज़्म था, अल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज़्म, ये क्या करेगा, ये मैं सिंपल बातें आपको बता दें। एल्गोरिथमिक वन में ये इन्होंने बताया कि भाई एस्टेब्लिश करेगा डिजिटल ऑपरेट एल्गोरिथमिक मैकेनिज़्म सेट, मतलब एक आपको एस्टेब्लिश करके ये देगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमाम प्रोसीडिंग बिफोर असेसमेंट अंडर सेक्शन 121, 122, 123 थ्रू रिवीजन ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन। इसका ये सिंपल कहने का मतलब है कि टैक्स प्रोसीडिंग जो होगी ना, उसका एक मैकेनिज़्म आएगा और ये जो 121, 122, 122 है जो रिटर्न रिवाइज होते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाएगा। मैकेनिज़्म करेगा क्या, नंबर 2 में ये बता रहा है कि मैकेनिज़्म कैलकुलेट करेगा मार्केट वैल्यू। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैकेनिज़्म कैलकुलेट करेगा और प्रेजेंट करेगा, सेटलमेंट करेगा। मैकेनिज़्म कैलकुलेट और प्रेजेंट कर देगा टैक्स पेयर को कि भाई ये सेटलमेंट है आपकी, ठीक है, और ये हम ऑफ़र आपको दे रहे हैं, इसकी बेस पे आप रिटर्न अपनी रिवाइज कर लें। फिर क्या करेगा सिस्टम दोबारा, लेकिन ये उनको ऑफ़र देगा तो रिफ्टी भी देगा। ये नहीं करेगा कि हर बार ऑफ़र देता रहे और हर बंदा हर बार ऑफ़र ये फुल अफोर्ड करता रहे। ये नहीं होगा कि एक बार पीछे भी ऑफ़र मिली अगले साल भी उसको सेटलमेंट ऑफ़र दे। इससे ये पता लगा है क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन 3 में ये बता रहे हैं सिस्टम जनरेटेड सेटलमेंट ऑफर शैल इंक्लूड बेसिंग बट नॉट लिमिटेड टू। बंदे की टैक्स पेयर की कंप्लाइंस हिस्ट्री भी देखी जाएगी, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें। टैक्स पेयर को क्या होगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई 10 दिन के अंदर ये ऑफ़र एक्सेप्ट की जाए, और वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता है तो वो फिर अपने टैक्सेस वगैरह को करेगा। उसके बाद सर सबसे बेसिक चीज़ जो और सबसे रिलेटेड आपको इनकम टैक्स में 147 एडवांस टैक्स है सर। इसमें एडवांस टैक्स ये जो टीवी में चल रहा है कि एडवांस टैक्स ख़त्म किया, एडवांस टैक्स इन्होंने ज़्यादातर एक्सपोर्टर के ऊपर जो है ना एडवांस टैक्स की कंप्लाइंस को ख़त्म किया। उसके बाद सर ये नया फंदा तैयार किया है, ये अपने नहीं ये 151 बी में ये वही इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने अपने इंश्योरेंस के टाइम पे जब पार्टियों को जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई है तो क्या क्या पे टैक्स काटना है, तो ये वही चीज़ें जो हमने ऊपर पहले जिक्र की हुई है। अब हम चलते हैं 154 भी, ये जो नया फंदा तैयार किया है इन्फ्लुएंसर पे, ये हम यूट्यूब पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखते हैं भाई, जब भी इनके पैसे आएंगे ना अब तो बैंकिंग चैनल वाले क्या करेंगे भाई, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि शायद पहले आ रहे थे तो कंसिडर नहीं हो रहे होंगे। तो हमें तो ये समझ आते हैं पहले भी जो एक्सपोर्ट के ज़रिए सर्विस होती थी एक्सपोर्ट के, उसके ऊपर टैक्स तो लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने भी क्लियर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू जो प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल कंटेंट के थ्रू जो भी आपका रेवेन्यू रिसीव करोगे, तो बैंकिंग कंपनियां कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी है, इसका रेट आगे बताया गया, लेकिन एहतियाती तौर पे मैं बता देता हूँ कि उसका रेट 5% होगा। लेकिन ये है कि हमारे
रेजिडेंट पर्सन के लिए मिनिमम टैक्स करार दिया है और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए फ़ाइनल टैक्स करार दिया है। तो ये स्टोरी है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे देखते हैं। आगे सर इस तरह है कि आगे हम जाने से पहले इस चीज़ में मिस कर गया मेरे ख्याल में 7E टैक्स ऑन डीम इनकम, तो उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। तो आपको सिंपल अब एक और मज़ीद जो मालूमात है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। बाकी सर ये 181 के बारे में बता रहे हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें अब हम चलते हैं 182। ये सारी चीज़ें सर नॉर्मल बंदे की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये हम बताते हैं 182 इन टेबल इन सेक्शन, ये पेनल्टी के हवाले से पूरा सेक्शन है। तो हम चलते हैं अब बेसिक पे। इसमें आम बंदे से तो नहीं है, लेकिन पेनल्टियाँ बहुत ज़्यादा हाई की है। उसके अलावा 182A के अंदर हम जाके बात करते हैं। 182A ये सर ज़रा देख लें, ये नया न्यू आया, ये मैंने बनाया। ये जो हम रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करवाते थे ना, जो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो पहले क्या था कि भाई जो इंडिविजुअल बंदा था वो रिटर्न फाइल की 1000 रुपये का चालान जमा किया, भाई बेस्ट फाइलर बन गया। गवर्नमेंट ने कहा भाई बहुत हो गया, अब आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल की, जुर्माना तो अलहदा है। जो टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का 50,000 रुपये जुर्माना अलहदा है, लेकिन आपने अगर अपना नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डालना है, इंडिविजुअल ने 1000 रुपये की बजाय 2026 का गुजारा अगर टाइम पे नहीं जमा किया तो 25,000 रुपये जमा करवाएगा, फिर उसका नाम शामिल होगा। एओपी ने अगर नहीं जमा कराया, पहले 10,000 था, तो अभी उसने अपना नाम शामिल करने के लिए 50,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। कंपनी जो पहले थी 20 था, उसका जुर्माना बढ़ा के 1 लाख कर दिया। उसके बाद सर जाते हैं 209 की BA जो हम बात करें, फेथलेस जुरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। इन्होंने कि ये कि नेशनल फेथलेस सेंटर कायम होगा। ठीक है, इसमें सिंपल ये कि तमाम प्रोसीजर वगैरह फंक्शन ऐसे परफॉर्म होंगे जो अल्गोरिथमिक्स के मैकेनिज़्म के थ्रू होंगे। उसके बाद बेसिक चीज़ पे अब चलते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसके बाद 227D नेशनल फेसलेस सेंटर। इसमें भी इन्होंने ये किया कि ये सारा कुछ एक इस्टेब्लिश सेंटर के थ्रू होगा और उसके मैकेनिज़्म के थ्रू ये सारे काम होंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट शेड्यूल जिसमें इनकम टैक्स होगा। सर ये हमारे सैलरी वालों का क्या किया है भाई, 6 लाख वाले पे 0% है, पहले भी 0 ही था। 6 लाख से 12 लाख पे 1% कर दी है, पहले भी 1% ही था। उसके बाद क्या किया, तीसरी स्लैब 12 लाख से 22 लाख पे, पहले भी यही 6,000 जमा 11,000 पे, मतलब 1,16,000 पे इन्होंने देने थे 22 लाख तक। उसके बाद क्या किए भाई, 22 लाख वाले, 32 लाख वाले, और समझो 22 से 32, 32 से 41, 41 लाख, 22 लाख से ऊपर वाले जितने हैं उनको रिलीफ दिया। रिलीफ उनको क्या दिए, 4/5 स्लैब के रेट कम कर दिए, 20 कर दिए, 25 कर दिए, 29 कर दिए, पहले हायर थे। मतलब ये बताने की कोशिश की और बहुत क्रिटिसाइज़ भी हो रहे हैं कि भाई जो आम तबका है उसको तो रिलीफ उन्होंने दिया नहीं, जो एक आम मिडिल क्लास हो, ये एक आम मेहनत मजदूरी वाला भी, तब मेहनत मजदूरी ही है आजकल मिडिल क्लास जो कर रहा है। जिस तरीके से खर्चे हो रहे हैं और आपके बिल आ रहे हैं, आपका पेट्रोल है, आपका गैस है, आपका पानी का बिल है, तो वो भी मेहनत मजदूरी वाले में ही शामिल हो गए हैं। तो ये है कि 22 लाख वाले भाई बहुत अमीर थे तो उनको रिलीफ नहीं दिया गया हुआ, और 22 लाख से ऊपर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे तो उनको रिलीफ दे दिया। तो ये चीज़ उन्होंने किया। उसके बाद सर ये सुपर टैक्स हमारा कह रहे हैं कि ख़त्म किया है, लेकिन शेड्यूल में क्या है, बैंकिंग कंपनी ने अगर सुपर टैक्स 150 मिलियन से ऊपर कोई भी इनकम कमाई है तो 10%। ये देखिए यहाँ पे बारीक कार्रवाई इसी को कहते हैं, इनकम ऑफ पर्सन बूस्ट इनकम इज़ कंप्यूटेड। इनकम ऑफ पर्सन से मुराद ये समझो कि हम जैसे आम बंदा या आम सोल प्रोपराइटर या आम जो काम करे जो AOP और कंपनी के थ्रू नहीं कर रहा, अगर उसके टैक्सेस थोड़े बहुत ज़्यादा कट रहे होंगे ना, तो ये फिफ्थ शेड्यूल के तहत कुछ कैलकुलेशन करेगा, और अगर वो 150 मिलियन से ऊपर होगा तो भाई 10% वो भी किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इनकम ऑफ पर्सन इंगेज इन सेल ऑफ काइंड फर्टिलाइज़र का बिजनेस कर रहा है तो उसका 150 से मिलियन है तो 10% सुपर टैक्स लागू है भाई। और ये वैसे बार बार हमें बता रहे हैं कि भाई सुपर टैक्स रिड्यूस करके 8%, भाई इन दोनों के अलावा अगर कोई बंदा किसी कैटेगरी में नहीं आता, इनकम पर्सन अदर देन दोस्त मेंशन इन वो, अगर आपका इनकम एक्सीडिंग बन जाता है इन दो ऊपर वालों से 500 मिलियन से, तो भाई 8% टैक्स उन्होंने कर दिया।
रिलीफ दिया है। असूली तौर पे ये भी ख़त्म होना चाहिए था, अगर नहीं भी ख़त्म करते तो मैक्सिमम आप इसकी लिमिट को यार 2% कर लेते। 10% आपके ऑफिस वाले फिर करते क्या हैं पता है, हमारे तमाम टैक्सेस को कैलकुलेट हम करते हैं, जब अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं हमारा रिफ़ंड बनता है, हम सुपर टैक्स की इनकम भी बना लेते हैं कैलकुलेट करके और डिस्प्ले कर देते हैं, तब भी हमारा रिफ़ंड कैलकुलेट कर देता है। ये एडजस्टमेंट में ले लेते हैं, ये पूरे को एडजस्ट कर देता है। असेसमेंट के टाइम क्या होता है, वो कहते हैं नहीं भाई आपने ये अलग से 10% टैक्स था, हालांकि सिस्टम क्या कैलकुलेट कर रहा है, सिस्टम पे जाना है, लेकिन वो क्या कहते हैं इस 4C को पढ़ा है भाई, ये तो 10% आपकी टोटल डेट से इनकम पे था, इसका अलग से चालान जमा होना चाहिए। तो ये हमारे टैक्स पेयर को प्रैक्टिकल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सर ये छोटी मोटी बातें हैं, इसके अलावा कोई ख़ास नहीं है। ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताया था ना कि इंश्योरेंस जिन लोगों ने जमा करवाई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए, तकाफुल वालों के ज़रिए, अगर 1 साल के अंदर आप अपना बेनिफिट ले लेते हैं 15% काटेंगे, और अगर 1 साल से 7 साल के दरम्यान में लेते हैं तो 10% काटेंगे, और 7 साल से ऊपर होगी तो उस पर 0% काटेगा। बाकी तमाम चीज़ें उसी तरीके से ही हैं। ये आपके सामने सोशल मीडिया का था, 5% रेजिडेंट के लिए, 5% नॉन रेजिडेंट के लिए। सर आपने रेजिडेंट के लिए जब कर ही दी है तो रेजिडेंट को तो रिलीफ देते, नॉन रेजिडेंट को आप करते पकड़ते उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेते, जो पाकिस्तान में रह भी नहीं रहा, तो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट वालों को रिलीफ नहीं मिला भाई, तो मतलब सर दोनों पे एक जैसे ही टैक्स रेट लगा दिया। उसके बाद सर ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है ना भाईजान, जो हम प्रॉपर्टी बेचते थे ना उसकी बस भाई ये जितने की मर्ज़ी है भाई, अब उस पर 2.75 होगा। पुराने वक्त में क्या था कि 50 मिलियन तक पे 4.5% था, 100 मिलियन तक वाली पे 50 से 100 के दरम्यान अगर होगी 5% टैक्स होना था, 100 से ऊपर वाली थी तो 5.5 होना था। उसके बाद अगर आप ख़रीद करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने भाई कह दिया कि अब जितनी मर्ज़ी वैल्यू की हो भाई, बस सिंपल फाइलर होगा तो 1.25 लगेगा। पुराने वक्त में क्या था, 50 मिलियन तक थी तो 1.5% था, 50 से 100 के दरमियान थी तो 2% था, 100% से इनके ज़्यादा थी तो 2% था। तो ये सिंपल इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। उसके बाद सर एक चीज़ इन्होंने क्या किया है, मिनिमम टैक्स के हवाले से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये मिनिमम टैक्स रेट और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन, पहले वही ये मिनिमम टैक्स की वर्किंग 24D आप पुराने इनकम टैक्स में देखेंगे तो ये था कि 0.25 था, उसको बढ़ा के 0.5 कर दिया। मतलब तमाम 113 का सेक्शन जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होल सेलर, पैकिंग, फूड, फर्टिलाइज़र, फोन, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन सब्जेक्ट टू कंडीशन ड्यू डेट अपीयरिंग। अगर आप इनकम टैक्स में अपेयर हो रहे होगे, आपका सेल टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा तो भाई ये 0.5% कटेगा। तो ये ओवरऑल समरी थी, इंशाल्लाह ये इनकम टैक्स के हवाले से थी, ये आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह फिर सेल टैक्स के ऊपर भी मज़ीद टॉपिक लेके आएंगे, तो अपना फीडबैक दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।